हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, यूएस ने यूपीआई को रेड फ्लैग की तरह मार्क किया है कि भाई ये एक ट्रेड बैरियर है। यूपीआई की वजह से इंडिया के अंदर जो पेमेंट नेटवर्क्स है जो ग्लोबल लेवल पे चलते हैं वो नहीं चल पा रहे। देखो सिंपल सी बात, मास्टर कार्ड वीजा की यहाँ पे बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं जो यूपीआई है और रुपए है उसने एक ऐसा डिसरप्शन क्रिएट किया है जिसकी वजह से कार्ड वाली इंडस्ट्री के ऊपर बैंड बजा पड़ा है। जहां पहले कार्ड स्वाइप करने के अंदर कुछ कमीशन देनी पड़ती थी, कुछ करना पड़ता था, पर आज वो नहीं है भाई। यूपीआई में आप फ्री में पैसा दे सकते हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो पैसा लगे, बट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा खुद का एक पेमेंट सिस्टम हो और उसको प्रमोट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी रह रहा है। नो डाउट यूएस भी सही कह रहा है कि ये एक तरह से ट्रेड बैरियर ही है। कहीं ना कहीं एनपीसीए ने चीज करी है उसकी वजह से फर्क तो पड़ा है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने 16.68 लाख ईमेल अकाउंट्स को मूव कर दिया है ज़ोहो के ऊपर, जहां पर 180 करोड़ रुपया स्पेंड किया गया है। अगर मैं 1 अप्रैल 2026 तक की बात करके चलूं तो कहीं ना कहीं वेम्बू जी जो पिछले कुछ टाइम से पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे उसका एडवांटेज देखने को मिला है उनको। थोड़ा अगर रिसर्च करोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट 1,40,000 चाइनीज सीसीटीवी कैमरा जो कि हिकविजन कंपनी का है उसको हटा रहे हैं। देखो चाइनीज कंपनी है हिकविजन और वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है अगर हम सीसीटीवी कैमरास की बात करके चले। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने जितनी भी चाइनीज कंपनी थी सीसीटीवी वाली उनको बैन कर दिया। 1 अप्रैल से ही वो बैन है। मतलब अगर आपके घर में चल रहा है तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट एलिगेशन ये है कि भाई चाइना वाले सर्विलेंस करते हैं। यूएस और यूरोप के अंदर ये कंपनीज बैन हो चुकी है ऑलरेडी। बट भाई देखा जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, 1,40,000 कैमरे जा रहे हैं। अब ये किसके पास आएगी? क्या ये आफ्टर सेल मार्केट में निकलेगी? 2,000 रुपए का एक कैमरा मान के चलो, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बाकी अगर इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो भाई वो रिकॉर्ड हाई जाते हुए दिखाई दिए। 38,424 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। फाइनेंशियल 26 की बात कर रहा हूँ और ये 62.6% का राइज है। मतलब इंडिया डिफेंस बना भी रहा है और इंडिया से बाहर बेच भी रहा है। दिस प्रूव्स जो टारगेट रखा गया था कि भाई इंडिया के अंदर हम डिफेंस बनाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो अभी हम बहुत पीछे है अगर हम यूएस की बात करके चले या बाकी बड़े लीडर्स की बात करके चले, बट कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ी है भाई। इसके अलावा अगर मैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करके चलूं तो 45 मंथ लो जाता हुआ दिखाई दिया है एंड दिस इज कंसर्निंग। अब आप ये भी कह सकते हो ये जो ईरान वॉर चल रही है, स्ट्रेट हॉर्मुज के ऊपर कांड चल रहा है, उसकी वजह से एक तो एनर्जी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं डिमांड कम हो रही है। इस चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग नीचे जाती हुई दिखाई दी है। ऑल्दो अभी 50 से ऊपर ही है नंबर, तो ग्रोथ तो ठीक ठाक हो रही है, बट 45 मंथ लो लेवल पे ग्रोथ हो रही है। तो वॉर का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो भाई 5 साल में पहली बार यूजर एडिशन देखने को मिला है। मतलब नंबर ऑफ जो एक्टिव यूजर्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए वोडाफोन आइडिया के। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया भाई इन्होंने। जो लोग यूज करते हैं भाई मुझे बताओ भाई ऐसा क्या प्लान निकाला है, क्या किया है कि भाई इनकी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑल्दो देखा जाए कोई जादू नहीं कर दिया है, 22,000 से थोड़े से नीचे इन्होंने गेन किया है। जहां पर कॉम्पिटिटर अगर मैं एयरटेल की बात करके चलूं तो उन्होंने 4.86 मिलियन यूजर्स ऐड करे हैं। जियो ने 1.62 मिलियन, 1.62 मिलियन मतलब 16 लाख उसने की है और ऑलमोस्ट 48 लाख एयरटेल ने की है। इन्होंने 22,000 के आसपास की है। बट मेन बात यह है जो पिछले टाइम से डाउनफॉल दिखाई दे रहा था अब थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ भाई हो क्या रहा है इनके साथ में। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एजीआर ड्यूज के ऊपर रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है, जहां बाकी पार्टीज को कुछ नहीं मिल रहा, चाहे एयरटेल हो जियो, इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अब भाई नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कायाकल्प हो रहा है भाई कंपनी का। बाकी अगर मैं 20 लाइफ की बात करके चलूं तो उनकी वैल्यूएशन पहुंच गई है भाई 320 करोड़ के ऊपर। और दिस प्रूव्स ना कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आप इन्फ्लुएंसर होके भी ग्रो कर सकते हो। शार्क टैंक पे जब ये आए थे तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था ना कि भाई आप यूट्यूबर हो, यूट्यूबर ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। देख लेना ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों से आगे निकल जाए। एज अ इन्फ्लुएंसर होना आपके लिए एक एडवांटेज ही होती है। इनिशियल आपको बूस्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना रिलेटिवली आसान हो जाता है। जहां ब्रांड्स को इनिशियली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, इन्फ्लुएंसर्स एटलीस्ट स्टार्टिंग की सेल अच्छी ले आते हैं। उसके बाद अगर प्रोडक्ट में दम होता है तो वर्ड ऑफ माउथ हो गया, प्योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गई, प्लस प्रोडक्ट का रिपीटिशन हो गया। ये सब के सब वैल्यू एडेड सर्विस बनते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है जल्दी मैं राज के साथ में पॉडकास्ट करूं। क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए उनके साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि
मेरे दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी लाहौरी जीरा की बात करके चले तो भाई इनका रेवेन्यू 73% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट प्रॉफिट फ्लैट रहा है। एक बार आप चार्ट देखो, इससे बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएगी। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो भाई 73% का राइज आया है, जिसके पीछे उन्होंने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं और प्रॉफिट फ्लैटर ही रहा है। पहले भी प्रॉफिट था 23 करोड़ का, अब 25 करोड़ का आ गया है। तो ये सिचुएशन अगर देखा जाए तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई कंपनी इज ग्रोइंग 73% ईयर ऑन ईयर ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर एक लाला माइंडसेट से बात करके चले या फिर एक बिजनेसमैन वाले माइंडसेट से बात करके चले, कंपनी का स्केल 73% बढ़ गया है, मतलब उतने टेंशन बढ़ गई है, उतना ज्यादा लोड, उतना रिस्क, सब कुछ बढ़ गया है, बट कंपनी का प्रॉफिट 10% भी नहीं बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें सही है अपनी अपनी दुनिया के अंदर। अगर देखा जाए इनका एबिटा मार्जिन घटता हुआ दिखाई दिया है, पहले 13% का था, अब 10 के ऊपर पहुंच गया है। आरओसीई 14% का है, पहले भी 14.42% के आसपास ही था। तो मैं कहूंगा 14% इज अ गुड आरओसीई। कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, करंट एसेट बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इस लेवल पे देखा जाए तो कंपनी बेटर ही है। जिस पेस के अंदर लोग लॉस कर रहे हैं, पैसा जला रहे हैं, ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं, ये प्रॉफिटेबल भी रह रहे हैं। और गोल तो ये है ना कि भाई मार्केट इतनी एक्सपैंड कर लो कि कल को भाई रियलाइज कर ले। और मैं सच बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी होती है ऐसी। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उन्होंने अपने ई बाइक के प्राइसेस 60,000 रुपए तक घटा दिए। जो उन्होंने रोडस्टर निकाली थी भाई, उसका जो 9.1 किलोवाट वाला वेरिएंट है वो 1,30,000 रुपए एक शोरूम पे आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि हम भाई एग्रेसिव फेस्टिव प्राइसिंग कर रहे हैं, मार्केट शेयर घट रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट भाई इससे पता लगता है कि कितना बुरा हाल हो गया ओला का। इस लेवल पे डिस्काउंट इनको क्रिएट करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में शायद डिमांड नहीं है, मार्केट में पूरा इनका ट्रस्ट जा चुका है। भाई देखने वाली बात रहे क्या इसके बाद भी इनके कुछ नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं देंगे। बाकी 9.1 किलोवाट मतलब ये क्लेम कह रहे हैं कि भाई 500 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलने वाली है। इनका प्रीमियम सेगमेंट वाला व्हीकल है जो 1.30 में दे रहे हैं। बाकी ऑयल प्राइसेस की बात करके चले तो $110 को छूते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है यूएस बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर एक हार्ड अटैक करने वाली है। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप देखो क्या क्या होगा। यहाँ पर यूएस का कह रहा है कि भाई नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल, डिफेंस बेस सब खत्म कर दिया हमने उनके। भाई हमारे जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब खत्म हो गए। भाई कर दिया होगा आपने, बहुत कुछ कर दिया होगा, पर पूरी दुनिया भाई इस चक्कर में परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। बाकी अगर मैं ऑटो एलपीजी की बात करके चलूं तो वो 11.78% पर लीटर बढ़ती हुई दिखाई दी है। क्या चल रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, मतलब महंगाई एक नए लेवल पे पहुंचने वाली है। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इनकी वैल्यूएशन $600 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है। और यहाँ पर ना एक और बड़ी बात बताता हूँ आपको मैं, ओपन एआई की वैल्यूएशन तो चलो बढ़ गई है, अभी रिसेंटली पैसा रेस किया है, $852 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच गए हैं, अच्छा खासा गैप है। बट जितना सुनने में आ रहा है ना, ओपन एआई के शेयर्स बेचने बहुत मुश्किल हो गए हैं। पहले ओपन एआई के शेयर्स बेचने रिलेटिवली आसान होते थे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करके चले तो, बट अभी वैल्यूएशन जो आ गई है इस टाइम पे खरीदारी नहीं है मार्केट के अंदर। अब समझो ना, एक इन्वेस्टर ने कंपनी की अनाप शनाप वैल्यूएशन में इन्वेस्ट कर दिया है और उसको कुछ एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं दिखाई दे रही। अब एग्जिट स्ट्रेटेजी है क्या? आईपीओ निकालो, जल्दी ओपन एआई का आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा और फिर भाई गंजे को कंगी बेची जाएगी और जो इन्वेस्टर हो गए वो एग्जिट ले पाएंगे। ऑल्दो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ओपन एआई अच्छा काम कर रहा है, अभी जो इनकी विजन है आने वाले टाइम में वो और बेहतर दिखाई दे रही है। बट वैल्यूएशन भाई मेरे को नहीं समझ में आती, इतनी वैल्यूएशन का मतलब क्या है, और ये बबल ही बन रहा है, ये सीधी सी बात, ये फटेगा। अगर हम ग्लोबल स्ट्रीमिंग रेवेन्यू की बात करके चले तो $157 बिलियन के ऊपर पहुंच गया 2025 के अंदर। मतलब ये नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो ना, ये इतनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं इसके पीछे कहूंगा नेटफ्लिक्स ही है, ये जो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री बढ़ी है। पहले भी नेटफ्लिक्स ही था जो इस चीज के अंदर पायनियर था, जिन्होंने दिखाया कि भाई किस तरीके से ओटीटी काम करता है, क्या क्या कंटेंट लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करके चले, जहां पर नेटफ्लिक्स अगर हम कम इंटरनेट के अंदर भी देखते हैं तो बहुत ही स्मूथ चलता है। नेटफ्लिक्स वालों ने सबको दिखाया कि भाई किस तरीके ये चीज करी जाती है। उसके बाद जब रेवेन्यू मॉडल के लिए सब स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही, इन्होंने एड टियर निकाला। आज सारी कंपनीज इसी तरीके से ऑपरेट कर रही है कि भाई हम पैसे भी लेंगे साथ में एड भी दिखाएंगे। अब जब ओटीटी के पास में पैसा आएगा तो भाई वो पैसा खर्च भी करेगा और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी होती हुई दिखाई देगी। माना जा रहा है कि भाई 2030 तक ये 29% बढ़ के $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। बाकी अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करके चलूं तो Q1 के अंदर $297 बिलियन रेस करे हैं अगर हम ग्लोबल स्टार्टअप्स की बात करके चले तो, और ये 2.5x है अगर मैं प्रीवियसली बात करके चलूं तो, मतलब प्रीवियस क्वार्टर से बात कर रहे हो। एक क्वार्टर के अंदर $300 बिलियन रेस कर दिया और
और यही बबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अगर देखा जाए जो टॉप डील्स है उसमें से एक तो ओपन एआई है, जहां पर उन्होंने $122 बिलियन रेज करे हैं, एंट्रोपिक ने $30 बिलियन करे हैं, एक्सएआई ने $20 बिलियन करे हैं और वेमो ने $16 बिलियन की है। देखा जाए तो सारे के सारे बड़े इन्वेस्टमेंट तो टेक वाले हैं। ऑलमोस्ट 63% मतलब $188 बिलियन यहीं से चारों से आ गया। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है, और जब ये बबल फटेगा तो आप समझ लो ये कितने लोगों का नुकसान होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई खराब है, एआई से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बट मैं कह रहा हूँ कि एआई के पीछे वाली जो कंपनीज है उनका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा सा फॉल्टी है, उनकी प्रोजेक्शंस थोड़ी सी फॉल्टी है, उनकी वैल्यूएशन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फॉल्टी है, जिसके चक्कर में बबल बन रहा है। अगर मैं इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चलूं तो Q1 के अंदर, मतलब मैं कहूंगा फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग वाले क्वार्टर के अंदर, Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट कैलेंडर ईयर का Q1, यहाँ पर $4 बिलियन रेज करे गए हैं, जिसमें से $2.83 बिलियन जो ग्रोथ और लेट स्टेज स्टार्टअप है वहां पर देखे गए हैं। यहाँ पर 62 डील्स हमको देखने को मिली है। अगर टॉप 5 डील्स की बात करके चले तो नईसा सबसे ऊपर था, वीवर सर्विस उसके बाद आ रहा था, आर्या.एजी उसके बाद, फिर ड्रेवन, फिर एमरजेंट। स्टेट वाइज बात करके चले तो 166 डील्स बेंगलुरु से देखने को मिली है, 89 फिर दिल्ली से आती है, फिर 36 मुंबई से आती है, फिर अभी हैदराबाद पिछले कुछ टाइम से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 16 हैदराबाद में है, 11 चेन्नई के अंदर है, फिर सबके सब बिलो 10 है। मंथ बाय मंथ भी अगर आप देखोगे फरवरी के अंदर एकदम झटके से स्पाइक देखने को मिला है, उससे पहले हमको अक्टूबर में स्पाइक देखने को मिला था, जुलाई के अंदर एक बड़ा ड्रॉप भी आया था। बाकी अगर कल की मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट फ्लैटर रही है, निफ्टी 50 थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, फ्लैटर ही है, और जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है निफ्टी का, वो लाल दिखाई दिया है। बाकी अब देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।